हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का आज के सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन पे। यानी कि पिछले 2-3 सेशन से मैंने आपको ये एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाने की कोशिश करी है। तो उसमें हम लोग बात कर चुके थे कि क्या होता है बैक्टीरिया, क्या होते हैं प्रोटिस्टा, क्या होता है फंगस, और मैंने आपको बेसिक चीज़ भी बता दी थी। प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादप जगत वर्गीकरण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे दोस्तों। बहुत ही सही सा आपका ये टॉपिक है। सही क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा होता है कि नहीं, हम उसमें बहुत परेशान होते हैं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, हम नॉन बायो स्टूडेंट हैं ये वो। तो उसको थोड़ा सा हल करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है, लास्ट ये बचा हुआ है। एनिमल किंगडम से शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको बता दिया था, मैं एक बार फिर से आपका पिछले वीडियोज़ का रिविज़न करवाना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, सारे जीवाणु आते हैं, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको अलग अलग बता दिया था कि किस जगह पे रहने वाले जीवाणु को आप किस नाम से जानते हैं, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कर दी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होता है आपका प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे आ जाते हैं। इसमें बहुत ही सारे माइक्रोस्कोपिक जीव जो है वो पाए जाएंगे। हालांकि मोनेरा भी माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखने लायक ही होता है, पर अगर बात करें हम लोग जो है सूक्ष्मदर्शी की कैटेगरी में, तो ये दोनों ही किंगडम आ जाता है। फंगस के बारे में मैंने आपको बताया था, कवक के बारे में, कि किसी भी जीवित चीज़ पे या किसी मृत चीज़ पे हमेशा ये फंगस निकलता है। ज़्यादातर इसको चाहिए होता है कोई मृत चीज़, ठीक है, और पर ये जीवित चीज़ों पे भी रहता है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये मृतोपजीवी के साथ साथ परजीवी संबंध भी बनाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको इसमें कन्फर्म की थी, ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग एनिमल किंगडम में एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ की, यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ से। क्या अंतर होता है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में? तो प्रोटोजोआ में दोस्तों सबसे बेसिक बात क्या आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी आपका प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा वो आपके प्रोटोजोअन में भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये प्रोटोजोआ में भी आ जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ में आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना आ जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ दिख रही होगी, पर माफ़ करिएगा, आगे चल के राइटिंग भी ठीक ठाक है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है कि प्रोटोजोआ को कितने, मेटाजोआ को कितने जो है सब फाइलम में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों क्या हुआ, जंतु जगत में ये देखा गया कि कौन से ऐसे जीव हैं जो यूनिसेलुलर हैं, यानी कि जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, उसको अलग कर दो, ठीक है, तो उनको प्रोटोजोआ में डाल दिया गया। जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलके बना था हुआ, उसको क्या किया गया, मेटाजोआ में डाल दिया गया था। अब उसमें भी ये देखा गया मेटाजोआ में कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट वाली बात, यानी कि इनवर्टिब्रेट का क्या मतलब होता है, कशेरुक का मतलब होता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी। अ वर्ड लग गया, मतलब उसके पास नहीं है। इनवर्टिब्रेट मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसके पास रीढ़ की हड्डी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हो गया रीढ़ की हड्डी वाले, ये हो गया बिना रीढ़ की हड्डी वाले, ठीक है। अब इसके अंदर में जो सब फाइलम है दोस्तों, जो उपसंघ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें संघ आ जाते हैं पोरीफेरा, सोलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, नेमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और एस्केल्मिन्थीज, ठीक है। ये सारे क्या हैं? तो ये सारे ऐसे उपसंघ हैं। उपसंघ क्या होता है, अब उस वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैंने आपको पहले ही जात पात वाला उदाहरण दे दिया दोस्तों। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अब हिंदू हैं, हिंदू में भी बहुत सारे आपके जात हैं, उस जात में भी अलग अलग जो है वैरायटीज आती हैं, ठीक है। तो बस कुछ वैसा ही यहाँ पे है कि मेटाजोआ जो है ये तो आपका एक संघ हो गया, यानी कि एक आपका फाइलम है, उसके अंदर में ये सब आपके सब फाइलम की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये पोरीफेरा, सोलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, नेमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इसका नाम याद करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हाँ ये है कि हाँ, इसकी मैं अगर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो आपको ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बस अब शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग आगे पोरीफेरा से सबसे पहले, प्रोटोजोआ से सबसे पहले, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में क्या खासियत होती है दोस्तों, वो देखेंगे। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रथम जंतु। प्रोटो का मतलब हो गया प्रथम, जून मतलब जंतु। इस समुदाय के जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। दे आर फर्स्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। ये बहुत ही पहली बार ये आए हुए थे, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं पहला एनिमल अर्थ का है। सरल और एक कोश के होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर आर सिंपल एंड यूनिसेलुलर। इनका शरीर जो होता है दोस्तों बहुत ही सरल होता है और यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। ज़्यादातर ये आपको पानी में देखने के लिए मिलेंगे, मोस्टली एक्वेटिव।
अब देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ में मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बता दिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सारे उसके उदाहरण में आ जाते हैं। अब इनमें आपको परीक्षा में क्या पूछा था, अमीबा चलने के लिए किसका यूज करता है, तो आप याद रखेंगे सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है दोस्तों भ्रमित, भ्रम करना किसी को। सीडो मतलब होता है ना, मुझे तुम्हें सीडो ख्याल आया या तुम्हें सीडो चीजें दिखाई दे रही हैं। सीडो का मतलब हो गया भ्रम, यानी कि सामने वाले को ये पता नहीं है कि वो एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं है, पर हाँ वो मानता है उस चीज़ को, तो भ्रम के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो सीडोपोडिया। अमीबा का शरीर दोस्तों बिना स्ट्रक्चर का होता है, यानी कोई खास स्ट्रक्चर उनके बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, अब अगर दोस्तों आप सोचेंगे कि उसका पैर आपको दिखाई दे, तो पैर नहीं दिखाई देता है। उनकी बॉडी से कुछ उंगली जैसी संरचना के आउटग्रोथ निकलते रहते हैं, उसकी मदद से वो चलता है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पे फ्लैजिलम की, तो ये फ्लैजिलम किसकी मदद, किसके लिए चलने के लिए यूज होता है, तो आप याद रखेंगे जो आपका वो होता है यूग्लिना होता है। यूग्लिना के पास एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसकी वजह से वो चल पाता है, जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। अब ये प्रॉपर पूंछ नहीं है जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसे गाय भैंस को या किसी को भी होता है, ये पूंछ जैसा पतला सा रेशा टाइप बस होता है, वो यूग्लिना के पास पाया था, जिसकी वजह से वो पानी में चल पाता है। ठीक है, सीलिया की मदद से कौन चलता है दोस्तों, पैरामीशियम जो होते हैं वो सीलिया की मदद से चलते हैं। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है और वो पैरामीशियम उसी की मदद से चलता है। तो याद रखेंगे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, और आपका एक और बच गया प्लाज्मोडियम। ये हमेशा आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम जो है ये कौन से सब फाइलम से बिलोंग करता है दोस्तों, तो प्लाज्मोडियम ये आपका इसी में आ जाता है, यानी कि इसी प्रोटोजोआ में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भी बार बार पूछा था, और ये मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है, मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पोरीफेरा में आ जाते हैं। प्रोटोजोआ आपका खत्म हो गया। अब आप पॉज करिए वीडियो को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो आपके प्रोटोजोअन है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताइए कि अमीबा कैसे चलता है। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि यूग्लिना कैसे चलता है और पैरामीशियम कैसे चलता है। इन तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दिए तो समझ लीजिए कि आपको ये समझ आ रहा है। पोरीफेरा की बात करते हैं दोस्तों। अब ये पोरीफेरा किस में था, याद करिए, मैंने आपको दो भागों में एनिमल क्लासिफिकेशन को डिवाइड करने को बोला था, यानी कि मैंने बोला था प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो मेटाजोआ के अंदर में सबसे पहला जो आपका उपसंग है वो क्या है, पोरीफेरा है। अब स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से दोस्तों। तो पोरीफेरा में जैसा कि इसका नाम है, पोर्स मतलब होता है छेद, जिसके बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, वो पोरीफेरा संघ में आ जाता है। तो इनडायरेक्टली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोरीफेरा इज द छेदी सिंह। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे छेद से मतलब क्या है, छेद से मतलब है कि बहुत सारे होल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, उन छिद्रों को ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनको पोरीफेरा में रखा गया है, इसीलिए इनको पोरीफेरा में रखा गया क्योंकि उनके पास बहुत सारे छेद हैं। ये मिलेंगे कहाँ, समुद्र, झील और पत्थर से चिपके हुए मिलेंगे ज़्यादातर आपको। अब दोस्तों इसमें दूसरी खासियत आपको क्या मिल जाएगी, दे आर मल्टी सेलुलर बट बॉडी हैव नो ऑर्गन टिश्यू। इन लोगों के पास बहुत सारी कोशिकाएं तो होती हैं, पर उस कोशिका का यूज करके ये ऊतक नहीं बनाते हैं, ना ही इनके पास कोई खास अंग पाया जाता है। इनके शरीर में एक बहुत बड़ी सी गुहा होती है, इनके बॉडी में एक कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील के नाम से जाना जाता है, और उसे हम लोग ऑस्क्यूलम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी ये स्ट्रक्चर शायद इसमें ना बना पाऊँ, पर मैं आपको बताऊँ कि वो दिखता कैसा है। ट्यूब लाइक गोल गोल होते हैं, और उसके बाद एक लंबा पाइप जैसा स्ट्रक्चर गया होता है। एक बार आप गूगल कर लीजिएगा उसका इमेज जो है कि वो कैसा दिखता है आपका, जो भी पोरीफेरा संघ में आते हैं। यानी कि पोरीफेरा संघ में आता कौन कौन है, आपको देखना क्या है, गूगल पे आपको फोटो देखनी है साइकॉन की। साइकॉन की फोटो देखिएगा। साइकॉन नाम कभी नहीं सुने हैं, सुनने में भी अजीब लग रहा है, पर दोस्तों ये एक्चुअल में एक जीव है जो कि समुद्र में और झीलों के किनारे ये सब जगहों पे पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका यूस्पॉन्जिया है, ये भी आपका इसी में बिलोंग करता है। यूप्लैक्टिला जो है ये भी इसी में आ जाता है, स्पॉन्जिला भी इसी में आ जाता है। बात समझ में आ रही दोस्तों आपको। अब इसमें होता क्या है, इनके शरीर में एक छेद तो वो है जो पूरी बॉडी में है, जो छेद इनकी पूरी बॉडी में होता है उसे ऑस्टिया कहते हैं, और जो छेद इनके एकदम मुहाने पे होता है, यानी इनके मुंह के एकदम अग्र सिरे पे है, एकदम आगे वाले सिरे पे है, उसे ऑस्क्यूलम के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली को नलिका प्रणाली कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक छेद से पानी घुसना, दूसरे छेद से निकल जाना। यही काम वो करता है जिसकी वजह से वो खाने को ट्रैप कर पाता है, अपने पानी में रहने वाले किसी भी शिकार को ट्रैप कर पाएगा। अब दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वीनस फ्लावर बास्केट हम किसे कहते हैं, तो हम लोग यूप्लैक्टिला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। रीज़न क्या है,
यूप्लेक्टिला एक ऐसा जानवर है जिसको आप देखेंगे तो लगेगा कि फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है, वैसा देखने में लगता है। तो दोस्तों क्या किया जाता है कि जब ये अप्रॉक्सीमेटली डेड हो रहते हैं तो इन्हें जापान में भेंट किया जाता है, इनका स्केलेटन यूज़ किया जाता है बेसिकली, और जापान में कपल्स को दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक जो है साथ में रहें। ठीक है, तो यूप्लेक्टिला जो है इसी को हम लोग कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, वीनस की फूलों की डलिया जो जापान में कपल्स को गिफ्ट की जाती है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों स्पॉन्जिला में। ये भी आपका ये वही होता है स्पॉन्जिला, जिसे हम लोग जिसका स्केलेटन यानी कि जिसका जो है कंकाल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वो उसको सुखा दिया जाता है, यानी जब वो डेड हो जाता है तो उसका हम लिविंग स्केलेटन के फॉर्म में, लिविंग फॉसिल के फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं नहाने के लिए। ठीक है, अब आप स्पॉन्ज को देखेंगे, जब गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा बाथिंग स्पॉन्ज जो आता है, एक तो सस्ते वाले से होते हैं, पर एक कुछ लकड़ी टाइप के भी आते हैं जो बहुत अमीर लोग ज़्यादातर यूज़ किया करते हैं, तो उनके पास आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। उसमें क्या होता है, उसमें आपका ये बहुत छोटे छोटे पोर्स के साथ, छिद्रों के साथ इसको यूज़ किया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि किसका हम लिविंग फॉसिल यूज़ करते हैं, तो स्पॉन्जिला का लिविंग फॉसिल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाते हैं दूसरे सब फाइलम में, सोलेंट्रेटा में। सोलेंट्रेटा के बारे में आपको क्या समझना है। सोलेंट्रेटा एक ऐसा उपसंघ है दोस्तों जिसमें कि आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको ये मिलेगा कि इनका शरीर दो स्तर से मिलकर बना है, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक से आपको क्या समझ में आया, तो आपको यहाँ पे कॉपी लेके नोट करना होगा, या फिर आपके पास जो भी नोट्स है उसमें लिखिए कि जब भी कोई भी जीव पहले भ्रूण रहता है, बाद में धीरे धीरे वो डेवलप होता है, तब जाकर के वो एक प्रॉपर जीव बन पाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो भ्रूण से धीरे धीरे उनके अंग बनना शुरू होते हैं, तो होता क्या है कि 3 या 2 लेयर्स उनके बॉडी में फॉर्म होते हैं, यानी कि या तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे या तो वो डिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। ठीक है, शरीर उनका जब वो भ्रूण अवस्था में रहते हैं तो या तो 2 स्तर में रहेगा या तो 3 स्तर में रहेगा। ऐसा सभी के साथ होता है, मतलब ह्यूमन के में भी स्तर पाए जाते हैं, बाकी जंतुओं में भी स्तर पाए जाते हैं। तो ह्यूमन जो होता है वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, उसके शरीर 3 स्तर से मिलकर के बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें सोलेंट्रेटा की तो इनके डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इनका शरीर 2 स्तर से मिलकर के बना होता है। बात समझ में आई आपको। जैसे कि एक आपका हो गया एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म, तीसरा मीजोडर्म, 3 लेयर इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिप्लो लिखा हुआ है यानी 2 स्तर के हैं। तो 2 स्तर से क्या मतलब समझे आप, 2 स्तर से यही मतलब हुआ कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म 2 लेयर से इनकी पूरी बॉडी बनी हुई है। इस पर स्पर्शक लगे होते हैं, टेंटिकल्स लगे होते हैं। व्हाट इज द टेंटिकल्स, देखिए दोस्तों क्या होता है कि इनके पास पतले पतले रस्सी नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई पानी में जीव जा रहा होता है उसको फेंकते हैं, और उसको फेंकने के बाद अपनी ओर ट्रैप कर लेते हैं, अपनी ओर उसको खींच लेते हैं, जिसे हम निमैटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। उनका वो जो टेंटिकल्स होता है, यानी जो रस्सी ऐसी स्ट्रक्चर है, उसे हम टेंटिकल्स कहेंगे। उस टेंटिकल के अंदर में निमैटोसिस्ट यानी कि दंश कोशिका पाई जाती है, और उस दंश कोशिका की मदद से वो अपने शिकारी को पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं, उसको मूर्छित कर देते हैं। ठीक है, इनके शरीर में केवल एक गुहा होती है, इनके पास केवल बॉडी में केवल एक कैविटी होती है। गुहा मतलब समझते हैं, जैसे हॉलो रीजन यानी कि जो है छिछला भाग इनके बॉडी में सिंगल होता है, तो ये आपके सोलेंट्रेट के नाम से भी इसीलिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा, जेलीफिश आ जाएगा, सी एनीमोन आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सोलेंट्रेटा संघ में आपके एग्जाम्पल में है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। अब दोस्तों वो कैसे दिखते हैं उसका भी हम लोग एक बार यहाँ पे जायजा ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको इमेज में नीचे दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए हाइड्रा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा ऐसा। ठीक है, और जेलीफिश कुछ इस तरीके की दिखती है, सी एनीमोन ऐसा दिखता है। और उसके अलावा दोस्तों जिसके हम बात कर रहे थे कि आपका जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ ये भी आपका एक जंतु के तौर पे ही होते हैं, और ये समुद्रों में गहराई में पाए जाते हैं। इनका यही होता है कि बहुत ज़्यादा पोषण इनके पास होता है, इनकी वजह से समुद्र में रहने वाला कोई भी जीव खाने पीने के लिए उसको तरसने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आराम से सर्वाइव कर जाता है। बात समझ में आई आपको। अब इसमें दोस्तों आपको क्या देखना था, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी थी। अब मेरे पास आपके लिए 2-3 सवाल हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा याद, और फिर हम लोग तब दूसरे सेशन में आगे के लिए पढ़ेंगे।
प्रश्न मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कि एनिमल क्लासिफिकेशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखने का मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आपने दिमाग में ही सोच के देख लीजिए कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आंसर आ रहा होगा तो फिर मेरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। तो आप बताएंगे, आपके दिमाग में आंसर होना चाहिए। नहीं, अगर दिमाग में है, आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखने का कष्ट करें। उसके बाद आप मुझे बताएंगे प्रोटोजोआ संघ का क्या उदाहरण है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि अमीबा कैसे चलते हैं, युगलीना कैसे चलते हैं और पैरामीशियम कैसे चलता है, तीनों का मुझे बता दीजिए आप। उसके बाद दोस्तों आपको मुझे ये बताना है प्रोटोजोआ संघ में जो भी जंतु रहेंगे क्या वो मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मेटाजोआ के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। मेटाजोआ में दोस्तों बहुत सारे सब फाइलम है, बहुत सारे उपसंघ हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि पोरीफेरा जो होते हैं, पोरीफेरा में का नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा हुआ है, उसका कारण क्या है, ठीक है। पोरीफेरा संघ के सभी जंतुओं में पाए जाने वाले छिद्रों को हम लोग किस नाम से जानते हैं। पोरीफेरा संघ में जो भी उनके मुख के पास जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि वीनस फ्लावर बास्केट कौन से जंतु को कहा जाता है जो कि पोरीफेरा संघ से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये भी है कि किसको हम लिविंग फॉसिल के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में देने हैं। यदि आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में घूम रहा है पर आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए, वीडियो को बैक जाके देखिए और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। इतनी छोटी छोटी वीडियोस मैं इसीलिए आपको बना के दे रही हूँ ताकि आपको ये बोरिंग ना लगे, आप एक बार में थोड़ा थोड़ा करके उसको रोज़ रोज़ पढ़ के उसको ख़त्म कर पाएँ, समझ रहे हैं आप। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए। और ये टॉपिक ऐसा है कि पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं, अगर आपने एक बार मन से पढ़ लिया तो, ये बात है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे लेसन में जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके आगे का। इस बार हम लोग दोस्तों जो मैंने आपको बताया है कि कौन सा जंतु कैसे शिकार पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में अगले क्लास में या लेसन में वीडियो के फॉर्म में आपको दिखाऊंगी। तो ज़रूर आइएगा नेक्स्ट वाली क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं अपने दूसरे क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, या पसंद क्या है, अगर वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।